आज हम अपनी राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में पढ़ेंगे वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो हैं भारतीय संविधान में दिए गए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए ऐसे ही अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के भाग 16 संबंधित है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्गों तथा आंग्ल समुदाय के लिए विशेष प्रावधान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? तो किसमें किया गया है? 330 में किया गया है। किनका? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये 84 हैं। वर्तमान में एसटी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 हैं। यानी कि एससी के लिए 84 और एसटी के लिए कितनी है? 47 हैं। किस संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो है इस जो लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण था इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 2019 में 104वां संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षित किया गया है? तो विधानसभा में कितना है? 332 है। कौन सा आर्टिकल है? 332। किस जाति को अनुसूचित जाति निर्धारित करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 338A में। किसमें? 338A में। क्या भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है? तो नहीं परिभाषित किया गया। किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो किसमें है? मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या। का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था मंडल आयोग का गठन। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष पेश की थी? तो 1980 में पेश की थी। अनुसूचित जनजाति का दर्जा है धर्मनिष्ठता से तटस्थ। किस राज्य में 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? तो किसमें दिया गया? आंध्र प्रदेश में दिया गया है गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा। आगे देखते हैं। किसी भी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है? तो राज्यसभा में कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में और विधान परिषदों में। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 और 338 का के तहत। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट सर्वप्रथम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो ये 1871 में। कब हुआ था? 1871। काका कालेलकर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जनवरी 1953 में हुआ था। ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काका कालेलकर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कौन थे? विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1989 में। वो कब हुआ था? पहला वाला वो 53 में होता है। कब होता है? 53 में। और ये जो मंडल आयोग था, जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसमें ये हुआ था 1989 में। वर्गों ओबीसी पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में 27% आरक्षण संबंधी प्रावधान किसकी सिफारिश पर लाया गया था? तो पीवी मंडल आयोग की सिफारिश पर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 341 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करता है? तो अनुच्छेद 342 के द्वारा। विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 332 के तहत।
जनजातीय कल्याण के लिए मंत्री पद का गठन का प्रावधान किन राज्यों में है? तो उड़ीसा में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। चलिए देखिए फिर से क्या है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करता है? तो अनुच्छेद 342। विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कब किसमें है? अनुच्छेद 332 में। और यहाँ देखिए जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्री पद के गठन का प्रावधान किन राज्यों में है? तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कुछ राज्यों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में जनजातीय कल्याण मंत्री का प्रावधान अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 164। किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अनुच्छेद 334 में। किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग के संबंध में प्रावधानों का वर्णन है? तो किसमें है? अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 में। किसमें किसमें है? 15(4) में और 16(4) में और 340 में। देखते हैं क्या है। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज पिता और भारतीय माता से उत्पन्न संतानें एंग्लो इंडियन कहलाए। स्वतंत्रता के बाद संविधान में इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 331 के द्वारा लोकसभा में तथा 333 के तहत विधानसभा में। 331 लोकसभा में और 333 किसमें है? ये राज्यों की विधानसभाओं में। क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा मनोनीत लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 सदस्य किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, उल्लेखनीय है कि संविधान के 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा में और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। क्या हुआ? पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। कौन सा था? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हुए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंततः स्थापित किया गया? तो अनुच्छेद 338 ख में। काका कालेलकर आयोग में पिछड़े वर्गों के आरक्षण प्रदान करने के लिए किन मानदंडों को निर्धारित किया गया? सामाजिक और शैक्षणिक मानदंडों को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कौन कौन से सदस्य सम्मिलित होते हैं? तो 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। संघ की कार्यपालिका अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दे सकती है? तो अनुच्छेद 339(2). अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित और जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समान होता है ये। तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे राजभाषा। क्योंकि आज जिस दिन वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस दिन भी जो है ये 14 सितंबर है, जो कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को, है ना। तो आज हमारा चैप्टर भी कौन सा है? राजभाषा का। चलिए शुरू करते हैं राजभाषा। और वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। राजभाषा से संबंधित क्या क्या प्रावधान है संविधान में? भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो भाग 17 में किया गया है। संविधान में राजभाषा का उल्लेख किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो 343 से 351 तक। भाग 17 343 से 351 तक का ये राजभाषा के बारे में उल्लेख मिलता है संविधान में। भारतीय संविधान में संघ की भाषा का प्रावधान किस अध्याय में किया गया है? तो भाग 17 के अध्याय 1 में। भाग 17 के अध्याय 1 में संघ की भाषा का प्रावधान किया गया है। संघ की भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 343 में मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो गई? 343(1) में। अब इसमें देखिए आज हिंदी दिवस के अवसर भी है और जो है 14 सितंबर, जिसमें ये बताया गया है किस, अब आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि किस अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी? तो अनुच्छेद 343(1) में होगी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में रखा गया है? तो हिंदी भाषा को। अनुच्छेद 343
से 351 तक राजभाषा से संबंधित कितने अध्यायों को वर्गीकृत किया गया है? तो देख लेते हैं कौन कौन से अध्याय हैं। कौन कौन से अध्याय हैं? 4 अध्यायों को। संघ, 4 अध्याय हैं। संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषा और विशेष निर्देश। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों तक की अवधि तक संघ की सभी शासकीय कार्यों हेतु अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? तो कौन सा अनुच्छेद है? 343(2) में। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 343 में मिलता है। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 344 में मिलता है। 344 में यह प्रावधान है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। 7 जून 1955 को गठित राजभाषा आयोग के कुल कितने सदस्य थे? तो 20 सदस्य थे। प्रथम राज्य की भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी खरे थे। 1957 में जिस संसदीय समिति का द्वारा प्रथम राज्य की भाषा आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद की कार्यवाहियों की भाषा हिंदी या अंग्रेजी में ही होगी? तो ये है अनुच्छेद 120 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद की कार्यवाहियों की भाषा हिंदी या अंग्रेजी में होगी? तो अनुच्छेद 320 में। राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 210 में। राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 210 में किया गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी के साथ अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होगी? तो राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत। राजभाषा आयोग की सिफारिश की परीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के कितने सदस्य थे? तो लोकसभा से 20 सदस्य थे और राज्यसभा से 10 सदस्य होते थे। अब देखिए आगे, 30 सदस्यीय संयुक्त समिति, यानी कि 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, तो 30 सदस्यीय संयुक्त समिति के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 344(4) के अंतर्गत। राजभाषा का गठन किसके आदेश द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के। हिंदी को संवैधानिक रूप से कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो ये देखिए कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। और हिंदी दिवस भी इसीलिए इसी तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 345 में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा का उल्लेख मिलता है? 345 में मिलता है। संघ और किसी राज्य के मध्य अथवा दो राज्यों के मध्य पात्रादि की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 346 के अंतर्गत। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? संबंधित राज्य का विधानमंडल। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करेगा? तो संबंधित राज्य का जो विधानमंडल होगा वो करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ को राजभाषा के बारे में राज्य का विनिश्चय में हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 347। उच्च न्यायालय में और अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 348 में मिलता है। उच्च न्यायालय में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 348 में मिलता है। हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के लिए उपयोग किया जा सकेगा? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की राजभाषा का उपयोग प्राधिकृत करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 348(2) के अंतर्गत। व्यथा निवारण के लिए भाषा का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 350 के अंतर्गत।
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 350 का में किया गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 350 का में किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गया है? तो इसमें किसमें है? तो अनुच्छेद 350 खा के अंतर्गत क्या होगा? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? तो अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 344 एक और अनुच्छेद 351 में दिया गया है। इसमें 344 एक में दिया गया और 351 में क्या दिया गया? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित निर्देश। संविधान लागू होने के समय 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित थी? तो ये 14 भाषाएं सम्मिलित थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान में भाषा संबंधी उपबंध भाग 17 के अतिरिक्त कहाँ मिलता है? तो किस में मिलता है? तो अनुसूची 8 में मिलता है। अनुच्छेद 29, 30, 120 और 210 कहाँ मिलता है? 29, 30, 120 और 210 में मिलता है। अनुसूची 8 में मिलता है। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखिए 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो किसमें कौन थे? नेपाली थी, कोंकणी और मणिपुरी। और ये कौन सा संविधान संशोधन था 1992 में? ये था 71वां संविधान संशोधन। और 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को सम्मिलित किया गया है। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन सी थी? बोडो थी, डोगरी थी, मैथिली थी और संथाली थी। संविधान सभा में राजभाषा से संबंधित भाग का प्रावधान करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किस समिति का गठन किया गया था राजभाषा से संबंधित भाग का प्रारूप तैयार करने के लिए? तो प्रारूप समिति। राजभाषा से संबंधित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 16 थे राजभाषा से संबंधित प्रारूप समिति में। राजभाषा से संबंधित प्रारूप समिति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मुंशी अयंगर सूत्र के नाम से जाता है। मुंशी अयंगर सूत्र के नाम से जाना जाता है। भाषा के लिए जो समिति प्रारूप समिति गठित की गई थी उसके लिए। मूल अधिकार उप समिति द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में किसे राजभाषा का स्थान मिला था? तो हिंदुस्तानी राजभाषा को। हिंदुस्तानी में सम्मिलित भाषाएं कितने हैं? हिंदी व उर्दू। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में कितनी थी? तो 8 भाषाएं थी। साहित्यिक परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन करने के उद्देश्य से कुछ भारतीय भाषाओं को कब शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? 2004 में। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। अब शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं? चलिए देख लेते हैं। तमिल को कब दर्जा मिला शास्त्रीय भाषा का? 2004 में मिला। संस्कृत को 2005 में मिला। तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। कन्नड़ को 2008 में और मलयालम को 2013 में और उड़िया को 20 फरवरी 2014 में मिलता है। आगे देखते हैं हम। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? तो 1953 में लिया गया था। भारत के किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो उत्तराखंड ने। अब उत्तराखंड के में संस्कृत द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो जनवरी 2010 में। भारत का दूसरा राज्य जिसने संस्कृत द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है तो हिमाचल प्रदेश। ये है आपका 2019 में। और शास्त्रीय राजभाषा की दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा है बहुई है। शास्त्रीय दृष्टि से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की है? तो बहुई है।
बहुई भाषा किस प्रांत से संबंधित है? बलूचिस्तान से। और देखिए ये आपका भाषा से संबंधित टॉपिक कंप्लीट होता है। जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय राजभाषा है वो उर्दू है, जो कि 1989 में, हाँ 89 में अस्तित्व में आई थी। और उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी है और द्वितीय राजभाषा आपकी उर्दू है। ये आपका भाषा से संबंधित टॉपिक कंप्लीट होता है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपात 1। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही अपनी परीक्षा उपयोगी वीडियो लेक्चर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।